पिछले वर्षों में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, तो ध्यान से करिएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आगे भी देखने को मिले। और आप बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए वीडियो का। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। तो साथियों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन में कुछ विद्युत चुंबकीय तरंग दिया है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है दोस्तों। क्या पराबैंगनी किरण है, या रोशनी सूर्य की रोशनी है, या गामा किरणें, या अवरक्त किरणें है। तो साथियों आपको बता दें कि जो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला जो किरण होता है वो होता है अवरक्त किरण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डी नंबर राइट आंसर। चलिए साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, 4 धातु दे दिया है आपको दोस्तों यहाँ पे, और पूछ रहा है कि किसका गलनांक जो कि सबसे अधिक है दोस्तों, मतलब हीट करने पर जल्दी नहीं पिघलता है, उसका वो कौन सा धातु है। क्या ऑस्मियम है, टंगस्टन है, या मोलिब्डेनम है, या एल्युमिनियम है। तो साथियों आपको बता दें कि जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन उसका गलनांक दोस्तों अधिक होता है। इसीलिए दोस्तों टंगस्टन का उपयोग आपको हीटर में देखने को मिल जाएगा दोस्तों। हीटर में दोस्तों आपको पता ही होगा कितना ताप रहता है, इसलिए वहाँ उसमें टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, ताकि टंगस्टन जल्दी गले नहीं और आपका हीटर जल्दी ख़राब ना हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, हल्की धातु कौन होती है। दोस्तों साथियों कह रहा है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। दोस्तों आपसे ऑप्शन दिया है लिथियम, इरिडियम, एल्युमिनियम और ऑस्मियम। पूछ रहा है दोस्तों कि सबसे हल्का धातु इसमें से कौन है। दोस्तों आपको बता दें कि जो लिथियम होता है साथियों, लिथियम वो आपका सबसे हल्का धातु होता है दोस्तों, सबसे हल्का। और दोस्तों आपको बता दें कि जो आपका ऑस्मियम होता है, ओस्मियम वो आपका सबसे भारी धातु होता है दोस्तों, सबसे भारी धातु होता है ऑस्मियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए लिथियम। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। पूछ रहा है दोस्तों कि ध्वनि की जो गति है वो सर्वाधिक किस में होती है। यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है, क्या वायु में होती है, जल में होती है, निर्वात में होती है, स्टील में होती है। तो साथियों आपको बता दें कि जो ध्वनि मतलब दोस्तों आपको पता है, अगर नहीं पता है तो चलिए बता देते हैं आपको। ध्वनि मतलब आवाज़ दोस्तों, जो हम लोग बोलते हैं वही ध्वनि, आवाज़ जो सुनाई देता है आवाज़। दोस्तों पूछ रहे हैं ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है। तो दोस्तों बता दें कि जो ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा जल में होती है दोस्तों, सबसे अधिक जल में दोस्तों ध्वनि जब सबसे ज़्यादा सुनाई देता है उसी में तेज़ गति से दोस्तों जाती है, दूर तक सुनाई देता है जल में ध्वनि। तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है साथी हो, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि जब कोई धातु को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछना चाह रहा है दोस्तों। क्या उसका घनत्व दोस्तों बढ़ता है, या कोई अंतर नहीं होता है, या कम हो जाता है, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप कोई भी धातु को गर्म करिएगा तो उसका घनत्व जो होता है वो कम हो जाता है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, लाल रंग का गुलाब। दोस्तों यहाँ पे पूछ दे रहा है क्वेश्चन कि लाल रंग का गुलाब तो जाहिर है कि लाल रंग का ही अधिकतर होता है। तो लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में, दोस्तों ये तो हम लोग प्रकाश की रोशनी में ना देखते हैं लाल रंग के गुलाब को। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि जो लाल रंग का गुलाब होता है उसको हरा रोशनी में, कोई कमरा है उसमें केवल हरा रोशनी है, उसमें लाल रंग के गुलाब को रख देते हैं तो कैसा दिखाई देगा दोस्तों, ये पूछ रहा है। क्या पीला, गुलाबी, काला, लाल। दोस्तों कोई भी पदार्थ आप हरी रोशनी में रखिएगा कोई भी, तो आपको वो काला ही दिखेगा दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर काला। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं साथियों, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों दूध की शुद्धता किस यंत्र से नापा जाता है। कौन सा मतलब मशीन है, यंत्र है जिससे कि दूध की शुद्धता को मापा जाता है कि इसमें पानी कितना है या कितना दूध है। क्या मैनोमीटर है दोस्तों, या हाइड्रोमीटर है, या लेक्टोमीटर है, या फैदोमीटर। तो साथियों आपको बता दें कि जो दूध की शुद्धता होती है वो लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। राइट आंसर सी नंबर लैक्टोमीटर। दोस्तों आपको बता दें कि जो फैदोमीटर होता है, फैदोमीटर इसे तो समुद्र की गहराई मापा जाता है साथियों, समुद्र की गहराई।
समुद्र गहराई। और दोस्तों जो हाइड्रोमीटर होता है उसे वायु का आर्द्रता मापा जाता है, वायु की आर्द्रता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता। 7 नंबर हो गया दोस्तों। अब 8 नंबर क्वेश्चन है डायनेमो का कार्य क्या है दोस्तों। डायनेमो मतलब समझ सकते हैं आप दोस्तों एक तरह से जनरेटर। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि डायनेमो का कार्य क्या है। क्या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करना, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो डायनेमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को करेंट एनर्जी में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। टेलीविज़न जो टीवी होता है आपका, टीवी का आपका आविष्कार किसने किया दोस्तों। तो साथियों आपको बता दें कि टीवी का जो आविष्कार किसने किया, जेल बेयर ने किया, या मैकमिलन ने किया, या जेम्स वाट, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों टीवी का आविष्कार जो जेल बेयर ने किया, टेलीविज़न का आविष्कार। मैकमिलन नहीं दोस्तों, जेम्स वाट तो हवाई जहाज़ का आविष्कार किया, जेम्स वाट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे.एल. बेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों हमारे हड्डियों में और दांतों में जो हम लोग बोलते हैं साथियों बोलचाल की भाषा में कि हड्डियों और दांत में क्या रहता है, मतलब कौन सा विटामिन रहता है, ये बोलते हैं दोस्तों। तो क्या कैल्शियम क्लोराइड रहता है, कैल्शियम बोरेट रहता है, कैल्शियम फास्फेट रहता है, या कैल्शियम सल्फेट रहता है। दोस्तों बता दें कि जो हमारे हड्डी और दांत में जो होता है वो कैल्शियम फास्फेट होता है, इसी कारण दोस्तों हमारे हड्डी और दांतों की मजबूती होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फास्फेट। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों, लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है, आप सीधे भाषा में समझिए दोस्तों कि जो लोहा का पाइप होता है उस पर जस्ते का पर्वत चढ़ाई जाती है दोस्तों लोहा पर, ताकि कि जंग ना लग सके दोस्तों। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, ये पूछना चाह रहा है। अनिलीकरण कहते हैं, वल्नीकरण या सतलेपन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो बता दें कि जो लोहे के पाइप पर जस्ता का परत चढ़ाना, यह क्रिया यशदलेपन या जस्तीकरण कहलाता है दोस्तों, या जस्तीकरण या यशदलेपन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यशदलेपन। क्वेश्चन नंबर 12 साथियों, किस अम्ल के उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है। क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्या सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्या एसिटिक अम्ल है, क्या नाइट्रिक अम्ल है। तो यहाँ पे साथियों आपको कह रहा है कि निर्जलीकारक के रूप में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो आपको दोस्तों हम बता दें कि जो निर्जलीकारक का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, उसका उपयोग निर्जलीकारक के रूप में करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा आपका H2SO4। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों, विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है विलेय और विलयन। सबसे पहले समझिए दोस्तों विलेय और विलयन क्या होता है। जैसे दोस्तों कोई कटोरा रखा है, इसमें पानी आप रख दीजिए, तो जो पानी हो गया दोस्तों विलयन हो गया। और चीनी है दोस्तों, इसमें चीनी डाल दीजिए आप, चीनी, तो वो दोस्तों आपका विलेय हो गया, विलेय। दोस्तों जो घुल जाता है, जो ऊपर से डाला जाता है जिस चीज़ में, वो विलेय होता है, और जो जिसमें घुलता है दोस्तों उसे विलयन कहा जाता है। तो समझ गया दोस्तों। तो चलिए बताएं आपकी विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है किस विधि द्वारा। क्या निष्पादन द्वारा, क्या वाष्पीकरण द्वारा, क्या निस्तारण द्वारा, या अवसादन द्वारा। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो विलेय को विलयन से अलग करने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कराती है। वाष्पीकरण से दोस्तों बता दें कि वाष्पीकरण में जैसे कि ये कटोरा है, इसको नीचे से ताप देकर गर्म किया जाएगा।
जो आपका पानी है वो आपका वाष्प बन के उड़ जाएगा और आपका जो विलय है चीनी वो नीचे जम जाएगा। इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो दोस्तों विलय को विलयन से अलग करने के लिए वाष्पीकरण का उपयोग किया था। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है। पूछ रहा है कि हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं है इनमें से। क्या नाइट्रोजन नहीं है, हीलियम नहीं है, क्लोरीन नहीं है, क्रिप्टन नहीं है। दोस्तों हमारे जो वायुमंडल है उसमें सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन ही है, हीलियम भी है दोस्तों, क्लोरीन नहीं है दोस्तों। हमारा नाइट्रोजन में क्लोरीन दोस्तों साथियों जो हमारा वायुमंडल है उसमें क्लोरीन गैस नहीं है। नाइट्रोजन, हीलियम और क्रिप्टन ये तीनों है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 15 है साथियों, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या होता है, ये पूछना चाह रहा है। पोटेशियम क्लोरेट दोस्तों यहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या होता है, इनमें से क्या होता है। क्या नाइट्रोजन गैस निकलती है, या ऑक्सीजन गैस निकलती है, या हाइड्रोजन गैस निकलती है, या कुछ नहीं निकलता है। तो दोस्तों बता दें कि पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने के बाद ऑक्सीजन गैस निकलती है, O2 निकलता है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन गैस निकलता है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए, समुद्र के पानी में दोस्तों आपको पता ही होगा कि नमक रहता है कितना ज़्यादा। तो उस पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है, कौन सी प्रक्रिया द्वारा समुद्र के पानी से नमक निकाला जाता है। क्या ऊर्ध्वपातन द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा, क्रिस्टलीकरण और आसवन। दोस्तों इसके पहले जो क्वेश्चन था विलय और विलयन वाला, सेम वही क्वेश्चन दोस्तों दिया है, यहाँ पे आपको ऑप्शन केवल दे दिया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो समुद्र के पानी से नमक निकाला जाता है वो वाष्पीकरण विधि द्वारा। इसको समुद्र के पानी को दोस्तों गर्म किया जाता है तो पानी जो है वाष्प बन के उड़ जाता है, और जो नमक है वो जो पात्र है उसमें नीचे रह जाता है। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। तो इस प्रकार समुद्र के पानी से नमक निकालना, नमक का सूत्र दोस्तों NaCl होता है, NaCl। तो समुद्र से पानी से नमक निकालने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। अच्छे से उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है किस प्रक्रिया द्वारा ऑयल को घी में परिवर्तित किया जाता है दोस्तों। वेजिटेबल घी मतलब वनस्पति घी में। क्या दोस्तों हाइड्रोजनीकरण द्वारा, क्या आसवन द्वारा, क्या उपचयन द्वारा, क्या अपचयन द्वारा। तो दोस्तों बता दें जो हाइड्रोजनीकरण होता है उसी प्रक्रिया के द्वारा जो तेल होता है उसको वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजनीकरण। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है साथियों, सिरके की प्रकृति। सिरका दोस्तों यहाँ पे कह रहा है सिरके की प्रकृति अम्लीय होती है। अम्लीय किसके कारण दोस्तों सिरका की प्रकृति अम्लीय होती है। सिरका में क्या पाया जाता है दोस्तों, ये पूछना चाह रहा है आपसे कि साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो दोस्तों बता दें कि आपको सिरका में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, साइट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं पाया जाता है, ये तो बैटरी में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं पाया जाता है, ये तो पेट में। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइट्रिक अम्ल सिरका में। क्वेश्चन नंबर 19 से साथियों, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण के कारण होता है। क्या मीथेन के, क्या एसिटिलीन के, क्या इथाइलिन के, या स्टाइरिन। तो दोस्तों आपको बता दें जो पॉलीथीन होता है उसका उत्पादन जो का बहुलीकरण वो मीथेन के चलते होता है। तो मीथेन, इसका राइट आंसर हो जाएगा CH4 मीथेन। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, खनिज एवं चट्टान में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। साथियों यहाँ पे कह रहा है कि खनिज और चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्या कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन या बोरॉन। तो दोस्तों बता दें आपको कि जो कार्बन होता है, कार्बन वो सबसे अधिक पाया जाता है। दोस्तों आपके आसपास जितना भी वस्तु है उसमें जरूर न जरूर थोड़ा ना थोड़ा कार्बन रहता है दोस्तों। तो सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है इस ब्रह्मांड में वो कार्बन है दोस्तों। तो राइट ऑप्शन आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, कार्बन। तो साथियों ये था 20 क्वेश्चन, अभी और 10 क्वेश्चन बचा है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको अच्छे समझ आ रहा होगा दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा दोस्तों। साथियों
और वीडियो के लास्ट में बताइएगा कि आपका 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाया जाता है? क्या ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कार्बन, नाइट्रोजन? दोस्तों पिछला क्वेश्चन का ये भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको घुमाया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। चलिए बताते हैं कैसे। दोस्तों कार्बन जो है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन को मिलाकर सबसे अधिक तत्व बनाया जाता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक तत्व कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर बने होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कार्बन। 21 नंबर क्वेश्चन है साथियों, 22 नंबर। गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना उपयोगी माना जाता है, क्यों? दोस्तों गुब्बारा जो होता है, गुब्बारा बैलून, उसमें हाइड्रोजन गैस या हीलियम गैस भरा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि हीलियम गैस ज़्यादा मात्रा में भरा जाता है, हीलियम गैस ही अधिकतर भरा जाता है, हाइड्रोजन नहीं। उसका कारण बताना है दोस्तों आपको। क्या ये सस्ती होती है या कम भारी होती है, उड़ने की क्षमता अधिक होती है, या हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण निभाती है? तो दोस्तों जो हाइड्रोजन गैस है वो हवा के साथ मिलने पर विस्फोटक बना देती है दोस्तों। इसीलिए गुब्बारों में हीलियम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हीलियम जो है वो हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 है साथियों। कार्बनिक पदार्थ के सड़ने पर जो कार्बन युक्त हो उसे कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। कार्बनिक पदार्थ के सड़ने पर जो मार्स गैस उत्पन्न होती है और अधिकांशतः कोयला खदान में पाई जाती है, उस गैस का क्या नाम है? दोस्तों आपको बता दें कि जो कार्बनिक पदार्थ के सड़ने पर जो गैस उत्पन्न होती है और कोयले खदान में पाई जाती है, उस गैस का नाम मीथेन है दोस्तों। मीथेन गैस, CH4 मीथेन गैस दोस्तों, जो कार्बन से युक्त होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 23 का बी, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 24 है साथियों। बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो बैटरी होता है, जो बैटरी, उसमें किस अम्ल का उपयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल? तो दोस्तों आपको बता दें कि जो बैटरी बनाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है दोस्तों H2SO4। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? जो किण्वन प्रक्रिया होता है, किण्वन विधि, उसमें किसका उत्पादन जरूर होता है, जरूर? क्या इथाइल एल्कोहल का, मिथाइल एल्कोहल का, एसिटिक अम्ल का, या खमीर का? तो दोस्तों जो किण्वन प्रक्रिया में इथाइल एल्कोहल का उत्पादन जरूर होता है, इथाइल एल्कोहल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। प्राकृतिक रबर होता है, उसको कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ का मिलाया जाना आवश्यक है? दोस्तों जो प्राकृतिक रबर होता है, रबर, उसको कठोर बनाने के लिए या उछालने के लिए, जैसे कि गेंद होता है वो भी रबर का होता है, उछालने योग्य उसको बनाया जाता है। यहाँ पे किस पदार्थ को उसमें मिलावट करके? क्या पेट्रोल की जेली को, सल्फ्यूरिक अम्ल को, गंधक को, या स्पंज को? तो दोस्तों बता दें जो गंधक होता है, गंधक के मिलाने से प्राकृतिक रबर कठोर हो जाता है और उछलने के लिए उपयोगी हो जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंधक। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? मिट्टी के तेल यानी कि दोस्तों किरोसिन तेल। पूछ रहा है दोस्तों कि सोडियम को किरोसिन तेल में क्यों रखा जाता है? क्या अपने मौलिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए, या हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, हवा में वाष्पीकरण होने लगता है, हवा में जलना आरंभ कर देता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि जो सोडियम होता है वो हवा के संपर्क में आते ही जलना शुरू हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हवा के संपर्क में आते ही जलना आरंभ कर देता है। इसलिए दोस्तों इसको किरोसिन तेल या मिट्टी के तेल में डुबा के रखा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हवा में यह जलना आरंभ कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 28 नंबर क्वेश्चन है। गन पाउडर, दोस्तों गन पाउडर, जो गन बनाने के लिए पाउडर का उपयोग होता है उसे गन पाउडर कहते हैं। गन पाउडर मिश्रण होता है। यहाँ पूछ रहा है दोस्तों कि गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? क्या मिट्टी और TNT का, गंधक मिट्टी और लकड़ी के कोयले का, सोरा गंधक और लकड़ी के कोयले का,
TNT, TNT वो लकड़ी के कोयला का। तो दोस्तों बता दें कि गन पाउडर बनाने के लिए सोरा, गंधक और लकड़ी के कोयले का उपयोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों 29 नंबर, किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है आपको कि यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, क्या परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या अणु। दोस्तों बता दें जो यौगिक होता है यौगिक, उसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है दोस्तों वो अणु होती है, अणु। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और जो दोस्तों तत्व होता है, तत्व का सबसे छोटी इकाई जो दोस्तों होता है वो परमाणु होता है, तत्व। तो इसका राइट आंसर अणु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है, रासायनिक तौर पर क्या कहलाता है। दोस्तों फोटोग्राफी में हाइपो का प्रयोग होता है, उसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, ये पूछना चाह रहा है आपसे। उसका रासायनिक नाम क्या, सिल्वर ब्रोमाइड है, सोडियम थायोसल्फेट है, सोडियम फॉस्फेट है, सोडियम नाइट्रेट है। तो दोस्तों बता दें जो फोटोग्राफी में यूज होता है वो सोडियम थायोसल्फेट, जिसका दूसरा नाम हाइपो है, हाइपो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम थायोसल्फेट। तो दोस्तों ये रहे आज के आपके 30 क्वेश्चन साइंस के, जो कि आपके आर्मी जीडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो दोस्तों, क्योंकि आपका आर्मी का एग्ज़ाम 22 अप्रैल को होने वाला है। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझना है, अगर आपको समझ नहीं है तो वीडियो को आप दोबारा देखिए दोस्तों। और दोस्तों ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपका इस 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो चलिए साथियों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।